जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की हमारी क्लास है भाग 5 संघ से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इस क्लास में केवल हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के जितने पार्ट है वो आपको 1 बाय 1 हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। भाग 5 अध्याय में बटा हुआ है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, अध्यादेश, न्यायपालिका और कैग। कैग का मतलब है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। विधायिका 79 से लेके 122 यानी 122 तक है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अध्यादेश आर्टिकल 123 में है, जो कि एक अस्थायी कानून कहा जाता है। और न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें पढ़ना है, जो कानून की व्यवस्था व न्याय को बनाए रखता है। और 5वां अध्याय इसमें कैग आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, जो लेखांकन और परीक्षण यानी अंकक्षेपण करता है। ठीक। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका कानून को लागू करती है और विधायिका कानून का निर्माण करती है। अभी देखते हैं इसमें जो हमारा कार्यपालिका का सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। आज की इस क्लास में हमें राष्ट्रपति को पढ़ना है। राष्ट्रपति होता क्या है? पहले राष्ट्रपति का ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, देश का संवैधानिक मुखिया होता है, एकता और अखंडता का प्रतीक होता है, सर्वोच्च और संवैधानिक पद है। ये राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे ऊंचा और सबसे संवैधानिक पद है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और संसद का एक भाग भी होता है। तो राष्ट्रपति के लिए मुख्य बातें जो पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद है राष्ट्रपति वाला ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसको आप भी हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लेना। कोई डाउट रहे एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना, वरना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने लगभग सभी वीडियो के नीचे दे रखा है कमेंट बॉक्स में। आप टेलीग्राम से जुड़ के जो भी आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी किसी का भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसके लिए है ये? राष्ट्रपति के लिए है। उसके बाद संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष ना होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में सबसे पहला पॉइंट है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो पहला तो हो गया संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा पॉइंट है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद 17वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। किसके तहत? 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। निर्वाचन में मनोनीत, अनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते, यानी जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो लोग भाग नहीं लेते। जो अनिर्वाचित हैं वो लोग और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है। आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीतियां। आर्टिकल 54 में केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन था, और यानी निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन नहीं लेगा। इसमें है निर्वाचन की पद्धति या उनकी रीतियां। इसमें क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्य के प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य निकाला जाता है। संसद के जितने भी सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। और मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है
वो होता है उस राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000। क्या होता है इसका? जो विधायक का मत मूल्य होता है उस राज्य की जनसंख्या, उसको डिवाइड करते हैं किससे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से, और गुना करते हैं 1/1000 से। अच्छा, सांसद का जो मत मूल्य होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है? सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य बटे सांसद के निर्वाचित सदस्यों का, जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ये किसके लिए होता है? सांसद का मत मूल्य। अच्छा, सांसद में टोटल कितने सदस्य आ गए आपके? 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के, जो कि हमारे निर्वाचित होते हैं। टोटल 776 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद है, पूछा जाए कि सबसे अधिक जो एक विधायक का मत है, राजस्थान में एक विधायक का मत है 129, और सबसे अधिक जो एक विधायक का मत है वो कहाँ पे है? यूपी में 208। और सबसे कम एक विधायक का मत कितना हो जाएगा? सिक्किम में है, जो कि 7 है। और एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? 708 होता है। ठीक है, हर एक के मत मूल्य के अनुसार ही उनकी वोटिंग होती है कि एक सांसद ने अगर वोट डाली किसी एक के साइड में तो उसको 708 सीटें, मतलब 708 मत उसको मिल जाएंगे। काउंटिंग 708 के अनुसार होगी, एक की नहीं होगी। उसके बाद है जनसंख्या का जो आधार वर्ष इसमें पूछा गया है 1971 ही है। अभी तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 के अनुसार ही इनका मत मूल्य निकाला जाता है। बस जनसंख्या, जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है उस हिसाब से जनसंख्या में चेंज आ जाता है। आधार वर्ष 1971 ही इसको माना गया है। अगला है, देश के सभी निर्वाचित विधायकों का कुल मत मूल्य 5.49 लाख। अच्छा, ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ यही पीडीएफ मैंने आपको क्लास के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। अगर टेलीग्राम चैनल पे कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो वो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जितनी भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ साथ के साथ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए और ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, उसको आप बार बार रिविजन वहीं से कर पाएं। दूसरा है, निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य कितना है? इसका भी 5.49 लाख है। यानी जो कुल जो मत मूल्य होता है कितना बैठता है? 10.98। कुल जो मत मूल्य है कितना है? 10.98 लाख। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। और मतों का निश्चित भाग, क्या फॉर्मूला क्या है इसका? कि कुल वेद मतों का मूल्य बटे 2 + 1। कुल वेद मतों का मूल्य बटे 2 + 1। कुछ पॉइंट नोट करके दे रखे हैं इसमें कि यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में यह निश्चित भाग प्राप्त नहीं होता है, तब दूसरी वरीयता के आधार पर मतों की गणना होती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि का निर्वाचन दूसरी वरीयता के आधार पर ही किया गया था, जिन्हें नीलम संजीव रेड्डी को हराया, नीलम संजीव रेड्डी को हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए दूसरी वरीयता के आधार पर अभी तक भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कौन हो जाएंगे उसमें? वीवी गिरि। और किसको हराया इन्होंने? नीलम संजीव रेड्डी को हराया। अगला है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो किस में है? आर्टिकल 56 में है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, परंतु उससे पूर्व भी राष्ट्रपति, अगर पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल है, पर उससे पहले भी राष्ट्रपति, क्या पॉइंट दे रखे हैं इसके? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है। भाई 5 साल का उसका कार्यकाल है, पर अगर उसको नहीं करना है, अगर उसको त्याग पत्र देना है, तो वो क्या करेगा? उस उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। या दूसरी प्रक्रिया, महाभियोग प्रयोग द्वारा, जो महाभियोग होता है राष्ट्रपति के खिलाफ, अपने पद से हटाया जा सकता है। 2 कंडीशन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। मतलब ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आर्टिकल 56 के तहत उसका पद समय से पहले खाली हो सकता है। और भी कंडीशन है हालांकि, जो मृत्यु वगैरह वो भी आगे आ जाएगा। इसमें नोट डाल के कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। मतलब उसके बाद जो राष्ट्रपति बना है, जब तक वो अपनी गद्दी पर नहीं आ जाएगा, वो निर्वाचित नहीं हो जाएगा, तब तक जो पुराना राष्ट्रपति है वो उस सीट को संभाले रखेगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना
उपराष्ट्रपति तुरंत सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति की सूचना, उपराष्ट्रपति इस सूचना को सबसे पहले किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। उसके बाद है आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी आर्टिकल 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, मतलब अगर एक बार वो राष्ट्रपति रह चुका तो दोबारा भी वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अगर वह चुना जाता है तो कंटिन्यू कितनी भी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। ये किस में है? आर्टिकल 57 में है। उसके बाद आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं या योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की योग्यता किस में है? आर्टिकल 58 में है। और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? सबसे पहली बात है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और नोट डाल के इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा कोई भी मंत्री, चाहे संघ का हो चाहे राज्य का हो, वो लाभ के पद के अधीन नहीं आता। यानी जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह हैं, ये किसी भी लाभ के पद में नहीं माने जाते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 59, अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। पहले वाले में थी योग्यताएं, इसमें है शर्तें। शर्तें क्या है? संसद के किसी भी सदन अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर हो तो पद ग्रहण करने के पश्चात वह स्थान रिक्त माना जाएगा, यानी जिस स्थान पे वो पहले से था वो स्थान बिल्कुल ब्लैंक माना जाएगा। उस स्थान का कोई कार्यभार राष्ट्रपति के ऊपर नहीं होगा, केवल वह राष्ट्रपति की ड्यूटी को निभाएगा। और उसे बिना किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसको राष्ट्रपति भवन के लिए कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति भवन उसके लिए मतलब उसका निवास स्थान होगा जब तक वह राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहता है। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। उपलब्धियां व भत्ते पद अवधि के दौरान कम नहीं होंगे। जितनी भी उपलब्धि हैं और जितने भत्ते हैं वो जब तक पद वह धारण करके रखेगा तब तक कम नहीं होंगे। उसके बाद है नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है इसमें, राष्ट्रपति के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, तथा आरबीआई यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक, यानी राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको क्या करनी पड़ेगी? जमानत के रूप में 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, और उसके लिए 50 उसके प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूर होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। उसके बाद है यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग के बराबर मत प्राप्त नहीं होते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है, मतलब 15,000 रुपए उसको वापस नहीं मिलेंगे। और उम्मीदवार अपना नामांकन लोकसभा महासचिव के पास जमा कराता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि उम्मीदवार अपना नामांकन कहाँ कराता है? जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है वो अपना नामांकन जो लोकसभा के महासचिव हैं उनके पास जमा कराता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया 14 दिन चलती है। कितने दिन चलती है? चुनाव प्रक्रिया भी 14 दिन चलती है। और आपको एक पॉइंट और पता होगा, आर्टिकल 61 में आएगा वो, कि राष्ट्रपति के महाभियोग से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अथवा उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ लेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उसके बाद आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चला जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत चला जाता है। राष्ट्रपति को अपनी निश्चित अवधि से पहले पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अपनानी होती है। और आधार इसका क्या होता है? यदि उसने संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया हो। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
उसके बाद यह प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण क्या है? संकल्प प्रस्ताव। उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी जो सदन, राज्यसभा या लोकसभा, जो सा भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए प्रस्ताव पे। दूसरा चरण क्या है? संकल्प पारित। संकल्प पारित का मतलब क्या है कि उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा वह संकल्प पारित भी होना चाहिए। भाई, प्रस्ताव रखने के लिए 1/4 सदस्य का प्रस्ताव जरूरी है। ऐसा नहीं कोई एक भी व्यक्ति ने बोला हाँ भाई राष्ट्रपति को हटाओ तो प्रस्ताव चालू हो, ऐसा नहीं होगा। उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्ताव पहले होना चाहिए और उसके बाद जब संकल्प पारित होगा तो कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा वह पारित होना चाहिए, तब उसको दूसरे चरण से पास आउट माना जाएगा। और तीसरा चरण इसका क्या है महाभियोग का, कि दूसरे सदन द्वारा भी जांच के पश्चात 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। मतलब अगर पहले लोकसभा द्वारा पारित हुआ था तो उसके बाद दूसरे सदन मतलब राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य उसको पास करेंगे, तब जाके ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। ये थे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कुछ बातें। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, ये बात मैं बता चुका हूं। इसमें कुछ पॉइंट हैं। संकल्प से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचित करना पड़ेगा। दूसरे सदन में जांच व अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होना तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। और तीसरा पॉइंट इसमें महाभियोग प्रक्रिया में केवल लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत ही भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पर महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा सदस्य वो भाग नहीं लेते। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग इसमें नहीं लेते। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आर्टिकल 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति की रिक्ति, यानी जो आकस्मिक रिक्ति रहती है किसी भी कारण से, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, पद खाली होने की कंडीशन क्या क्या होंगी? या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया, या कोई भी अन्य कारण हो जाता है ऐसी जैसे इनमें से कुछ नहीं हुआ और राष्ट्रपति भाग ही गया, ठीक है, अपना स्थान छोड़ के 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए विदेश ही चला गया, गायब भी हो गया, तो ऐसी कंडीशन भी हो जाएगी। तो इन सभी कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है और पद अवधि समाप्ति से पहले ही नया निर्वाचन पूर्ण हो। अगर निर्वाचन में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। ये चीज मैंने पहले बता दी है कि अगर पद अवधि उसकी समाप्त होने वाली है तो उससे पहले ही निर्वाचन होना स्टार्ट हो जाएगा और राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो किसी कारण से ये मतलब अगर नहीं निर्वाचित होता है तो जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में तो पद रिक्त हो गया, तो उसके बाद वह उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम संभालेगा। यदि किसी अन्य कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक है और नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण करेगा, ना कि शेष अवधि के लिए। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल बाद राष्ट्रपति कोई नियुक्त किया गया, निर्वाचित हुआ, 2 साल बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं है जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो केवल 3 साल के लिए बनेगा, 5 साल पूरे करने के लिए। जिस दिन से वो बनेगा अगले पूरे 5 साल के लिए उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसी डेट तक के लिए। अगला है, जब तक निर्वाचन ना हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यह पद भी अगर रिक्त होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर यह पद भी रिक्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे और उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा चाहे वो कार्यवाहक के रूप में बैठ रहा हो तो उसे राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां वो सभी प्राप्त होंगी। नोट डाल के इसमें पॉइंट दे रखा है, 20 जुलाई 1969 को से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ने राष्ट्रपति पद का
निर्वहन किया था। ठीक है, कब से कब तक? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त तक, लगभग 34 दिन के आसपास का, 34-35 दिन का आसपास का कार्यकाल इन्होंने संभाला था, जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे भारत के। उसके बाद है आर्टिकल 71। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की जांच व विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, वह उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका जो निश्चय करेगा, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। विवाद की याचिका सिर्फ प्रत्याशी ही दायर कर सकता है तथा केवल इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त था अथवा कोई विधानसभा विघटित थी। मतलब इस वजह से कोई याचिका दायर नहीं करेगा, हाँ भाई ये चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ या इस वजह से विवाद है कि उस टाइम पे जो हमारा बंदा था या हमारे जो सपोर्ट वाले थे वो उस टाइम पे वो पद रिक्त था इसलिए हमारा चुनाव नहीं हुआ या हमारा निर्वाचन नहीं हुआ, तो वो चीज नहीं होगी। इसमें विवाद की याचिका इस कारण से दायर नहीं की जाएगी, आर्टिकल 71 में स्पष्ट किया हुआ है। उसके बाद अब ये इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति होती है? एक तो कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन सभी का मीनिंग क्या है ये हम अभी आगे जानेंगे। उससे पहले एक ट्रिक देख लेते हैं कि आपको राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल कैसे याद रखने। ये ट्रिक है पकानी कोको दुयोदशम। क्या ट्रिक है? पकानी कोको दुयोदशम। इसको कैसे लिखना है अपना? पै कै आ नी को का दु यो द श म, इस तरीके से लिख लेंगे और आर्टिकल को कंटिन्यू लिख देना। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 तक इन्हें लिख देना है। पैसे हो जाएगा पद, का से कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन और को से कोटा। कोटा मतलब निर्वाचन की जो रीतियां हैं वो। का से कार्यकाल राष्ट्रपति का और दू से होगा दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन, और यो से हो जाएंगी योग्यताएं, द से हो जाएंगी दशाएं यानी शर्तें। 59 में क्या थी? शर्तें। और आर्टिकल 60 में शपथ, और आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस तरीके से आप इसको सभी को आर्टिकलों एक साथ याद कर सकते हैं। और आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 आकस्मिक पद रिक्ति के ऊपर है, यानी अचानक से किसी कारण से पद रिक्त हो जाना। उसके बाद है राष्ट्रपति की शक्ति, जिसमें पहली शक्ति हमने बताई थी अभी, कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। दूसरी शक्ति इसकी वह कार्यपालिका से संबंधित सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सभी जितने भी नियुक्ति वाले हैं या शपथ दिलाने वाले काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और ये हर एक पॉइंट से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इनसे। उसके बाद है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति व उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। किसके लिए? जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं और जो भी पिछड़े वर्ग हैं उन सभी वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति करता है, और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, वह केंद्र राज्य यानी राष्ट्रपति जो है वो केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्य के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। किसके तहत? आर्टिकल 263 के तहत। आर्टिकल 263 में क्या है कि राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां दे सकता है। ठीक है, जिस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देगा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र वाली सभी शक्तियां उनको प्राप्त होंगी। उसके बाद है राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासनिक कार्य व
विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। यानी केंद्र से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य से जो भी संबंधित मांग है वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। राष्ट्रपति को हक है ये। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिखा गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। यानी किसी एक मंत्री ने कोई प्रस्ताव रखा पर पूरी मंत्रिपरिषद ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो राष्ट्रपति उस मुद्दे को, अगर बाय चांस उसके जैसा कोई दूसरा मुद्दा आ रहा है तो वो देखना चाहेगा कि पहले इस मंत्री ने इसके बारे में क्या लिखा था, क्या पता उससे कुछ सिमिलरिटी चीजें काम आने लायक हों। तो ये भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। उसके बाद है राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को सीधे संभालता है। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है उनको सीधे कौन कंट्रोल करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। जो विधायिक शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है, मतलब सत्र को इकट्ठा कर सकता है और सत्र को कैंसिल भी कर सकता है। और लोकसभा को भंग कर सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति एकमात्र किसकी है? राष्ट्रपति की है। तथा नई लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। यह शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत। उसके बाद इसमें नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना कि लोकसभा के दैनिक स्थगित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर पूरी लोकसभा भंग करनी होगी तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, बट अगर दैनिक स्थिति के रूप में 1 से 2 दिन के लिए भंग करनी है तो उसको भंग करने का अधिकार किसका है? या स्थगित करने का, भंग नहीं, स्थगित करने का अधिकार किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगला है अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। किसके तहत? आर्टिकल 87 के तहत। तथा साथ ही अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न करने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है। नोट डाल के बातें लिखना इसमें कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होगा। जो धन विधेयक है और अगर संविधान संशोधन, इन दोनों विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाना पड़ेगा। अब तक 3 बार निम्न साधारण विधेयक पर मतभेद पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 3 बार बुलाया जा चुका है। कब कब बुलाया गया है और किस किस मुद्दे के लिए बुलाया गया है वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहला है दहेज निरोधक विधेयक अधिनियम 1961। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा मुद्दा था बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक। कब का है ये 1978 का है, जिस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तीसरा है आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको पोटा एक्ट भी कहा जाता है, 2002 का है ये। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। कौन थे भैया इसमें? राष्ट्रपति उस समय KR नारायण। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी। उसके बाद है अनुच्छेद 80 के फर्स्ट भाग के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति, पहली बात तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 233 तो होते ही हैं राज्य वगैरह से, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। और नोट डाल के इसमें एक चीज और लिखना कि अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया। पहले संविधान में 2 एंग्लो इंडियन भी शामिल हुए करते थे संसद में, और अभी क्या है 104वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद है
राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। किसके परामर्श पर? चुनाव आयोग के परामर्श पर। जो संसद के सदस्य हैं उनका योग्य होना या अयोग्य होना कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, जैसे संचित निधि से संबंधित व्यय, राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित व्यय। इन सभी मुद्दों पे क्या होगा? इन्हें पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। उसके बाद है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। और इसी प्रकार राज्यसभा में भी सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त होने पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। यह अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग और संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली व दमन और दीव, ये पहले अलग अलग थे, अभी मिला के एक ही कर दिया गया है, और विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। किसके लिए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव के लिए, जो इनमें शांति बनाए रखने के लिए, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। उसके बाद भैया राष्ट्रपति की जो तीसरी शक्ति है वीटो पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति की। वीटो पावर, निषेधाधिकार बोलते हैं इसे। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है? वह विधेयक को अनुमति देता है, अथवा दूसरा विधेयक है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अर्थात अनुमति नहीं देता है। क्या बोलेगा? या तो उस बिल को पास कर देगा या बिल को पास नहीं करेगा। 2 मुद्दे तो ये हो गए। सिंपल सी बात है, कोई भी काम किसी के लिए पूछा जाएगा तो या तो उसको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तीसरी जो पावर है वो क्या है कि विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। बोल सकता है कि हाँ भाई ये आपका काफी हद तक ठीक है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको एक बार विचार करके उनको सुधार के वापस लाया जाए। उसके बाद वीटो शक्ति जो होती है 3 प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो इसे बोला जाता है। दूसरा होता है निलंबनकारी और तीसरा होता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो इसे कहा जाता है। सबसे पहला है आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। क्या होता है? यदि कोई गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने से मना कर सकता है। यह क्या है? यह है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है इसी में सरकारी विधेयक होने पर भी यदि उस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो तो नए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति ना देने की सलाह दी हो तो भी क्या कर सकता हो? आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरी कंडीशन है इसमें निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? यदि कोई सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण बहुमत से पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति ने पहले बोला कि आप इस मुद्दे पे एक बार पुनः विचार कीजिए और पुनः विचार करने के बाद संसद ने उसको पुनः विचार करके या उसमें अगर उनको लगा कि संशोधन करना चाहिए तो उन्होंने चेंजेस कुछ किए और लगा कि सही है, पुनः विचार करके वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति इस बार क्या होगा? साइन करने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद इसमें एक चीज है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी धन विधेयक जो है, क्योंकि उसमें पहले उसने स्वीकृति मांग रहे हैं उससे, तो बाद में वो पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, अप्रूव करना ही पड़ेगा। तीसरी जो पावर है वो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ये। जेबी वीटो मतलब जेब में कोई भी चीज रख लेना। जेब में रखने का मतलब क्या हो गया कि किसी ने कोई चीज कही कि भाई इस पे साइन करके दे दो और आपने उसको फोल्ड करके जेब में रख लिया,
बोला अब नहीं निकलेगा, ये खत्म किस्सा। ठीक, जो चीज अपनी जेब में चलेगी वो वापस नहीं निकलेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्यों कहा गया? इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देता है और ना ही उसे लौटाता है। यानी ऐसी कंडीशन आ गई कि राष्ट्रपति बाध्य हो गया कि उसको साइन करना ही पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? उसको अगर नहीं लग रहा है कि ये विधेयक मुझे पास करना चाहिए, तो उसको अपने पास रख लेगा, मतलब जेब में रख लेगा। कहने का मतलब ये है, और जेब में रख लेगा तो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जो राष्ट्रपति से पूछ सके कि भैया आपने हमने ये बिल भेजा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, उसको वापस नहीं भेजा। ठीक है, तो इस पावर को बोला जाता है जेबी वीटो पावर। बल्कि एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। और जेबी वीटो का आधार यह है कि संविधान में उसके समक्ष आए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है। जेबी वीटो अगर उसने अपने पास बिल को रख लिया तो उसका कोई समय निर्धारण नहीं है, वो वापस आ भी सकता है 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल कभी भी, और नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पावर को क्या? जेबी वीटो पावर। नोट डाल के लिखना इसमें। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का प्रयोग किया है। यानी 1986 में एक बिल पेश किया गया था भारतीय डाक संशोधन भारतीय डाक से संबंधित। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसको अपने पास रख लिया, यानी उसको वापस नहीं लौटाया। तो इस पावर को बोलते हैं क्या? जेबी वीटो पावर। दूसरा है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। अगर संविधान में संशोधन हो रहा है तो उससे संबंधित राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको साइन करके वापस लौटाना ही पड़ेगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अभी एक टेस्ट भी लगा रहा था मैं, उसमें मैंने देखा ये कि अगर कोई भी बिल है जो राज्य विधायिका से संबंधित है तो उसको राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए कौन भेजता है? तो राज्यपाल भेजता है। अगला है इसमें आर्टिकल 123, सभी ने पढ़ रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 123 में है। संसद के सत्रावसान की अवधि में अथवा कोई एक भी सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को समाधान होता है कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि तत्काल कोई कार्रवाई आवश्यक है। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि कोई एक सदन नहीं है संसद में और फिर भी राष्ट्रपति को लगता है कि इस मुद्दे पर अभी डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। इंपोर्टेंट डाल के इसमें एक पॉइंट लिखना, संसद के सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, कितने हफ्ते? 6 हफ्ते का समय है। 6 हफ्ते के बीच में अगर कोई अध्यादेश दोनों सदन में पारित हो गया तो ठीक है, वरना वह अध्यादेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। उसके बाद है, एक अध्यादेश का भी वही प्रभाव होता है जो एक अधिनियम का होता है, लेकिन अध्यादेश में अंतर यह है कि अल्पकालीन और अस्थायी समय के लिए होता है। अध्यादेश क्या है? कम समय के लिए है और अस्थायी है, वरना एक अधिवेशन, ये जो एक अधिनियम होता है और उसी तरीके से एक अध्यादेश होता है। ये चीज इन्होंने स्पष्ट की उसमें। अगला नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है इसमें, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश का निर्नुमोदन कर दें तो यह समाप्त हो जाता है। यानी दोनों सदन ने कैंसिल मान लिया कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो वह समाप्त माना जाएगा। उसके बाद है, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। यानी राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तीसरी पावर है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में क्या क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अभी बताया ना कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए मना नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि पहले ही उसी की अनुमति से ही तो धन विधेयक को पेश किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये वर्ड 2017 का जो यूपीएससी का एग्जाम आया था उसमें पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है या इसको केंद्रीय बजट भी कहेंगे, और आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष रखता है। किसके तहत? आर्टिकल 112 के तहत। उसके बाद है अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। किसी प्रकार का दान राष्ट्रपति से पूछ के या उसकी सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा, और वह भारत की आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे अदृश्य मतलब बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य तथा केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में क्या होता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एवं अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 124 के तहत और 217 के तहत उच्च न्यायालय में। 124 सुप्रीम कोर्ट, 217 हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित राज्यपाल दिलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनको शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अगला है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? पहला पॉइंट है इसमें कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और तीसरा पॉइंट है मृत्युदंड में उसके समक्ष पेश की गई दया याचिका के संदर्भ में दंड को पूर्णतः क्षमा अथवा उन्हें कम कर सकता है। ये तीनों कंडीशन में जो कंडीशन दे रखी है, इन तीनों कंडीशन में दंड को पूर्णतः क्षमा भी कर सकता है और या फिर इसको कम कर सकता है। ये किसके तहत है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अगला इसमें है आर्टिकल 143 143 के तहत राष्ट्रपति विधि संबंधी अथवा सार्वजनिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी न्यायालय द्वारा सलाह देने पर सलाह मानने के बाध्य नहीं है। दोनों कंडीशन इसमें दे रखी हैं। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को निम्नलिखित, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें शामिल है। क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट है क्षमा का पॉइंट। क्षमा में क्या है कि दोषी को सभी दंडों से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, चाहे वह मृत्युदंड ही क्यों ना हो। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब समझते हैं? लघुकरण मतलब होता है लघु करना यानी छोटा करना, के दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है। जैसे मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को क्या बोलेगा कि कठोर कारावास में बदल दो, मृत्यु मत दो। तीसरा पॉइंट है परिहार। परिहार का अर्थ क्या है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना ही उसकी अवधि को कम कर सकता है। यानी 2 साल का कठोर कारावास है तो उसको 1 साल के कठोर कारावास में बदल सकता है। यह अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 72 के तहत। चौथा है विराम। विराम का मतलब है कि सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, ठीक, कम करना या कुछ टाइम के लिए रोक देना। जैसे शारीरिक अपंगता, यानी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो वह सजा काटने योग्य नहीं है, तो उसको क्या करेगा? उसकी सजा को कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दिया जाएगा उसमें। महिलाओं की गर्भावस्था या वृद्धावस्था, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? सजा को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा।
पांचवा पॉइंट है इसमें प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है? किसी दंड यानी विशेषकर जो मृत्यु दंड है पर अस्थायी रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए समय मिल सके, इसको क्या बोलते हैं? प्रविलंबन बोलते हैं। नोट डाल के लिखना इसमें कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। जो राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया वो सबको मानना पड़ेगा, उसके लिए राष्ट्रपति पर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आपको ये कारण बताना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि राष्ट्रपति का निर्णय विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो तो राष्ट्रपति की इस शक्ति की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चौथा पॉइंट है इसमें, जब क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगर एक बार राष्ट्रपति ने मतलब उसके पास क्षमादान की याचिका गई और उन्होंने एक बार मना कर दिया तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जाएगी। पांचवा पॉइंट है, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यानी कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है, बोला मैं राष्ट्रपति जी के सामने खड़ा होकर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं या उनसे पूछना चाहता हूं, तो इसके लिए मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। चार शक्ति हमारी हो चुकी है, पांचवी शक्ति है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति क्या है? अंतर्राज्यीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, समझौते होते हैं, नाम उन पर राष्ट्रपति का ही होता है, पर इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। और दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय मंच पर राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूतों व उच्च आयुक्त को भेजता है, वह उनका स्वागत करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। छठी है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति क्या है? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई पेपर में आया हुआ है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख को नियुक्ति भी करता है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, हालांकि यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। क्या होता है? जो युद्ध होते हैं और उनकी समाप्ति होती है, उनकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, पर परमिशन किसकी होती है? इसमें संसद की भी अनुमति इसमें शामिल होती है। सातवां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित जरूर होगा, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीन शक्तियां कौन कौन सी हो गई? पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। राज्यों का राष्ट्रपति शासन, राज्यों में जो राष्ट्रपति का शासन है वो अनुच्छेद 356 और 365 में है। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किस में है? अनुच्छेद 360 में। इसको 352, 56 और 60 इसी फ्लो में याद रखना है। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति की तीनों शक्तियां हो जाएंगी आपातकालीन शक्तियां। अगला पॉइंट है इसमें, चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। भारत के अब तक के कुल राष्ट्रपति, ये पेज ही हिल गया ये तो। भारत के अब तक के कुल राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी पहली बात तो ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे तो बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन की रेड्डी पर, ठीक। फखरुद्दीन की रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की, ये छुप गया थोड़ा सा, यहां कर लेते हैं। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम मुर्मू की। एक बार फिर से बोल रहा हूं, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, और तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम मुर्मू की। इससे आपको क्या याद रहेगा? राजू, राजू से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हर एक नाम से आप देखते जाना, सभी का नाम एक एक करके आता जाएगा। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक, वाई रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, रमाशंकर नारायण, इनसे सबसे आपका एक एक पॉइंट आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इनको सभी को एक लाइन में लिख लेना ताकि आपको याद भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे?
1950 से 1962 तक रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और अब तक का सबसे जो लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन किया किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति ये रहे हैं और लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी अभी तक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इससे पहले संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को बने थे ना, यही बने थे। भारत रत्न मिला इन्होंने 1962 में, और दहेज निरोधक विधेयक 1961 हेतु संयुक्त अधिवेशन इन्होंने बुलाया था। ये मैंने अभी बताया था जब आपको ये पॉइंट पढ़ाया था, दहेज वाला, यानी संयुक्त अधिवेशन वाला, जो आर्टिकल 108 में था। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये रहे हैं 1962 से 1967 तक, 5 साल के लिए बनते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति रहे हैं 1952 से लेकर 1962 तक। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं 1954 में, और भारत चीन युद्ध 1962 वाला, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये दोनों इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत और चाइना का युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनका अगर कार्यकाल का टाइम याद रहेगा तो ये चीज भी आराम से याद रह जाएगी। उसके बाद है शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को हर साल। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 यानी 1969 तक रहे हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कब हुई है? 1969 में हुई है इनकी। 1969 में राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति व राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इन्हें भारत रत्न मिला कब? 1963 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, किंतु उनके द्वारा उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने पर तत्कालीन यानी उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनाया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, जब राष्ट्रपति जी पे उपराष्ट्रपति जी पे चार्ज आ गया वीवी गिरी पे, और उपराष्ट्रपति का भी त्यागपत्र देने के बाद किस पे आया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह पे आया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आया। चौथे नंबर पे राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। 1969 से 1974 तक एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी, और जो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे हैं वो कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुके हैं, और भारत रत्न मिला 1975 में। 5वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 तक। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई है इनकी। 25 जून 1975 को आंतरिक अशक्ति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी इन्होंने, और लागू कब की थी? वो 26 जून को लागू की थी। इनकी मृत्यु के उपरांत तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, उसके बाद है अभी तक 2 राष्ट्रपति रहे हैं जो कार्यकाल में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। छठा है नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 1982 तक रही हैं, और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। कौन है ये? एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक हेतु 1978 में संयुक्त अधिवेशन इन्होंने बुलाया था। किसके समय में? नीलम संजीव रेड्डी जी के समय में बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। 7वें नंबर पे हैं ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987 तक 5 साल के लिए रहे हैं, और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ये रहे हैं। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। इससे पहले पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया। ये मैंने अभी आपको बताया था जब जेबी विटो पढ़ाया गया था। किसमें प्रयोग किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में इन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया था। अगले हैं रामास्वामी वेंकटरमन, जो रामाकृष्ण करके था ना, मैंने ट्रिक बताई थी, तो उसमें आपको रामा से रामास्वामी वेंकटरमन हो जाएंगे, और शंकर से
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। तो रामास्वामी वेंकटरमन कब से कब तक रहे? 1987 से 1992 तक रहे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में इन्होंने मत अधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा संविधान संशोधन में हुआ, यह भी ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो मत अधिकार की आयु है वो 21 से 18 कर दी गई। उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक रहे हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले। अच्छा, इनमें एक चीज आप देखेंगे कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ना, इकोनॉमी में आपने पढ़ी होंगी या वरना नहीं पढ़ी हो तो मैंने अपनी क्लास की प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें आप जाके एक बार देख लेना कि पंचवर्षीय योजना भी लगभग इसी कार्यकाल में साथ के साथ चलती आ रही है। तो उससे भी आपको ये याद होते रहेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के समय कौन से राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन है क्या, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसके बाद है ये 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर चुके हैं। कौन कौन? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़े और इंद्र कुमार गुजराल। इन चारों के साथ ये काम कर चुके हैं। जितने भी अलग से पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा यही डीपली पॉइंट है पॉलिटी के, जो मोस्टली नहीं पढ़ाते, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, क्योंकि कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में ऊपर ऊपर से चल जाता है। पर एसआई लेवल का अगर एग्जाम आप कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हर एक चीज की एक डीपली जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। अगले हैं भैया इनमें डॉक्टर के आर नारायण। डॉक्टर के आर नारायण 1997 से 2002 तक रहे हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं जो अनुसूचित जाति से हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये कई देशों के उच्चायुक्त व राजदूत रह चुके हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको पोटा एक्ट कहा जाता है 2002 में, उसके लिए इन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। 3 संयुक्त अधिवेशन थे, 3 मैंने बता दिए राष्ट्रपति के बीच में। उसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे हैं। भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के प्रथम वैज्ञानिक, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, भारत रत्न से सम्मानित है 1997 में। और इससे पहले भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। जन्म हुआ इनका 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में और मृत्यु हुई है 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में उद्बोधन देते हुए। नेक्स्ट है इन्हीं के जन्म दिवस की याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और इन्हीं के द्वारा लिखित बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं डॉक्टर कलाम द्वारा। कौन कौन सी है? एक तो है अग्नि की उड़ान, जिसको विंग्स ऑफ फायर भी बोला जाता है, ये इनकी खुद की जीवनी है। दूसरी है टर्निंग पॉइंट है। तीसरी है इग्नाइट एंड माइंड्स। क्या है? इग्नाइट एंड माइंड्स। चौथी है इंडिका 2020, गाइडिंग सॉल्स। ये पांचों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ओडिशा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर कर दिया गया है। कौन से द्वीप का? जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, उसका नाम क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से 2012 तक रही है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही है। उसके बाद है इससे पहले राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। यानी राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल रही है, कौन रही है? वो भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही हैं और राष्ट्रपति बनी है 2007 में 2012 तक के लिए। अगले राष्ट्रपति हैं कौन? प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं और इनको भारत रत्न मिला 2019 में और इनकी पुस्तक है द कोलिशन ईयर 1996 से 2012। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने एक साथ 2 कार्यकाल संभाले, तो इसलिए 15वें नंबर के हैं। सभी के लिए एक ही सेम ही सीक्वेंस चलता आ रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, 2 बार राज्यसभा संसद भी बन चुके हैं और मुख्यमंत्री
सॉरी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस समर्थित कौन है, श्रीमती मीरा कुमार को इन्होंने हराया, तब जाके राष्ट्रपति बने कौन, रामनाथ कोविंद जी। 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे। और वर्तमान में कौन है भैया, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 को बनी है और जब से अभी तक लगातार चल रही हैं। और व्यक्तिगत रूप से 15वें नंबर की हैं और कार्यकाल की दृष्टि से ये भी 16 नंबर की हैं। जन्म इनका हुआ है 20 जून 1958 में मयूरभंज उड़ीसा में। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके लिए यह है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है, यानी 1947 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है और राष्ट्रपति बनी है तो वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है प्रथम एवं एकमात्र आदिवासी जनजातीय समुदाय से चुनी जाने वाली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले झारखंड के राज्यपाल भी थी और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे कौन थे, यशवंत सिन्हा। कौन थे इनके मुख्य प्रतिद्वंदी, यशवंत सिन्हा थे। उनको हराकर इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, इसको और खत्म कर लेते हैं, फिर ये क्लास समाप्त हो जाएगी। काफी लंबी क्लास हो भी चुकी है, 1 घंटे की हो गई लगभग। राष्ट्रपति का वेतन अप्रैल 2018 से 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया गया। यानी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। पहले कितना मिलता था, अप्रैल 2018 से पहले 1.5 लाख रुपए वेतन इनका हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पहाड़ी पर है, दिल्ली में है। उसके बाद नक्शे का निर्माण उसका किसने कराया, 1911 में एडविन लुटियन द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया, एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया 1911 में। और इसमें रहने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे भैया, लॉर्ड इरविन थे उस समय। अगला है राष्ट्रपति की स्वयं विवेक या शक्ति, यानी खुद के द्वारा जो उनकी खुद की अपने विवेक से जो काम करने वाली शक्तियां वो कौन कौन सी हैं। लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तथा अन्य कोई भी दल सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होती है तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है और नए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है। उसके बाद है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए अथवा त्यागपत्र दे दे तो बहुमत दल प्रधानमंत्री पद हेतु कोई भी अन्य व्यक्ति को पेश नहीं करे, तब राष्ट्रपति बहुमत दल से किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है, ये इसका स्वयं विवेक है। और लास्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद व संसद संबंधी कोई भी आवश्यक सूचना मांग सकता है। ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। ये पूरी क्लास हमारी राष्ट्रपति जी के ऊपर थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी पेपर के दृष्टि से। बहुत ही मेहनत से ये क्लास बनाई भी गई है, अपने हाथ के द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं ताकि आपको बहुत ही बेसिक रूप से समझाया जा सके। ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने साथ के जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यूपीएसआई की या दिल्ली पुलिस की या और भी किसी कांस्टेबल से लेकर एसआई तक के लेवल के एग्जाम की तैयारी करें जिसमें पॉलिटी का पोर्शन आता है, तो उसके लिए क्लास सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो उपराष्ट्रपति या उसके बाद जितने भी संघ से संबंधित 10 से 15 दिन में हमारी पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से बड़ी बड़ी क्लास के माध्यम से। क्लास कैसी लगती है एक बार भैया लास्ट में जाके कमेंट जरूर करके जाना ताकि मुझे पता चलता रहे और नेक्स्ट टाइम में और मोटिवेशन के द्वारा अगली जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूं। हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर चेक करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास हमारी इसमें है। और किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर आपकी ये डिमांड है कि भैया ये सब्जेक्ट हमारा पहले होना चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट पे आपको क्लास मिल जाएगी। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। किसी प्रकार की समस्या होने से मुझे कमेंट कीजिए या टेलीग्राम से जुड़ के आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है फिजिकल में या पेपर में।